हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र। इसमें हम आज पढ़ेंगे काली नदी तंत्र, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यमुना टोन्स नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र और उत्तराखंड के अन्य प्रमुख नदी तंत्र। तो हम उत्तराखंड की सारी नदियों के बारे में इस सीरीज़ में जानेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि उत्तराखंड के स्टेट एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज हम डिटेल में जानेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। और हाल ही में लिपुलेख दर्रे पे एक विवाद भी चल रहा है जो कि काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। उसका भी संबंध काली नदी से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको भी देखेंगे इसी नदी तंत्र में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं काली नदी तंत्र। तो जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा विभाजन का काम करती है। ये मैंने एक मानचित्र बनाया है काली नदी तंत्र का। तो दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा को पृथक करती है काली नदी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड को नेपाल से अलग करती है काली नदी और भारत और नेपाल के बीच में सीमा का विभाजन करती है काली नदी। जो काली नदी है इसकी कुल लंबाई है जो हम उत्तराखंड में देखते हैं वो है 252 किलोमीटर। तो ये टनकपुर तक इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। और दोस्तों, ये काली नदी तंत्र जो है ये पूरी तरीके से जो काली नदी है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहती है। तो काली नदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहती है। ठीक है दोस्तों, अब काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो है लिपुलेख दर्रा, जो भारत और नेपाल की सीमा के नेपाल के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। तो ये वही दर्रा है। तो जैक्सर पर्वत श्रेणी में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो उसके काला पानी ताल से निकलती है काली नदी, या इसको बोला जाता है स्टार्टिंग में काली गाड़। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में से क्या बोला जाता है? काली गाड़। तो काली नदी निकलती है कहाँ से? काला पानी ताल से, लिपुलेख दर्रे से। और लिपुलेख दर्रा स्थित है जैक्सर श्रेणी में। और जो काली नदी है उसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ये टनकपुर तक इसकी लंबाई है। नेपाल में इस नदी को बोला जाता है महाकाली। नेपाल में इसका नाम क्या है? महाकाली इसका नाम है। कहाँ? नेपाल में से बोला जाता है महाकाली। और स्कंद पुराण में हम देखें तो स्कंद पुराण के मानस खंड में, तो स्कंद पुराण के मानस खंड में काली नदी को बोला गया है व्यासी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तो जो स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन है तो व्यास मुनि का आश्रम था, तो उसके किनारे से काली नदी बहती थी, इसीलिए इसको बोला गया है व्यासी। उसके अतिरिक्त इसका एक अन्य नाम भी है, जो प्राचीन नाम है वो है श्यामा। तो इस नदी को क्या बोला जाता है? श्यामा भी बोला जाता है मानस खंड में। ठीक है दोस्तों, तो श्यामा, व्यासी, कालीगाड़ सभी नाम किसके हैं? काली नदी के। और इसका उद्गम स्थल है जैक्सर श्रेणी में लिपुलेख दर्रे के पास से। अब दोस्तों, जो हम शुरुआत करते हैं जहाँ पर को काली नदी पे पहली जो बड़ी सहायक नदियाँ इसकी मिलती हैं, तो गुंज स्थान ये धारचूला के पास स्थित है। तो यहाँ पर को संगचुंगमा ग्लेशियर से आती है संगचुंगमा नदी, और जैक्सर पर्वत श्रेणियों से निकलती है निरकुट और थुंगपा। तो पहले संगचुंगमा और निरकुट नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद थुंगपा नदी इसमें मिलकर ये बन जाती है कोठियांगटी। तो कौन सी नदी बन जाती है दोस्तों? कोठियांगटी। तो कोठियांगटी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। और कोठियांगटी आके गुंजी पे किस पे मिल जाती है? काली नदी पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि संगचुंगमा, निरकुट, थुंगपा, कोठियांगटी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? काली नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे ही गुंजी से थोड़े आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर को है चिरकिला डैम। कौन सा डैम? चिरकिला डैम स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चिरकिला बांध बनाया गया है काली नदी पे, गुंजी के पास धारचूला पे ही ये बांध बना हुआ है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और इसकी जो क्षमता है वो है 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है।
तो चिरकिला डैम बना हुआ है काली नदी पे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, धारचूला पे। ठीक है दोस्तों, जब फिर हम आगे को बढ़ते हैं तो फिर इसमें सहायक नदियाँ गिरती हैं। तो एक सहायक नदी आती है लिस्सर और दूसरी आती है गोबनखना ग्लेशियर से दारमा। तो लिस्सर और दारमा दोनों मिलती हैं तिजांग में। तिजांग बोला जाता है छोटा कैलाश को तिब्बत में। ठीक है दोस्तों, जो इंडिया में स्थित है उस छोटा कैलाश, उसको तिजांग बोला जाता है वहाँ की लोकल भाषा में, जो इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो तिजांग में दारमा और लिस्सर नदी मिल जाती है किस पे, और यहाँ से ये बन जाती है धौली गंगा। तो लिस्सर और दारमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये धौली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त जो धौली गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो है नानदारमा, सेलायांगटी, कुचियांगटी, ये आदि भी किसकी सहायक नदियाँ हैं? धौली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब आगे को बढ़ते हैं। तो लिस्सर और दारमा दोनों मिलती हैं तिजांग में, जिसको बोला जाता है छोटा कैलाश। ठीक है दोस्तों, और फिर ये पूर्वी धौली गंगा का रूप लेके खेला नामक स्थान पे, और ये खेला इधर स्थित है धारचूला में। और अगर डीप क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर को याद रखिएगा श्याल पंथ। तो श्याल पंथ में खेला के पास धारचूला में जो धौली गंगा है वो किस पे मिल जाती है? काली नदी पे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर को एक धौली गंगा पावर स्टेशन भी बनाया गया है, और ये उत्तराखंड का पहला पावर प्रोजेक्ट था। तो उत्तराखंड का पहला पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? धौली गंगा पावर स्टेशन। ये भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है धारचूला के पास, और 280 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके अलावा दारमा नदी जो है वो गोबनखना ग्लेशियर से निकलती है। और धौली गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी? लिस्सर, दारमा, सेलियांगटी, कुचियांगटी, कुचतीच और नानदारमा। तो ये सभी सहायक नदियाँ हैं धौली गंगा की। और फिर धौली गंगा काली नदी में मिलती है खेला के पास धारचूला में, और फिर ये आगे को जाती है तो फिर स्थान आता है जौलजीबी। अब जौलजीबी में क्या होता है? तो मिलन ग्लेशियर से आती है गौरी गंगा, और रालम ग्लेशियर से आती है रालम, या इसको बोला जाता है शुनकल्पा। तो रालम ग्लेशियर से निकलती है रालम नदी या शुनकल्पा इसका नाम है, और मिलन ग्लेशियर से आती है गौरी गंगा। अब मिलन ग्लेशियर जो है वो पूर्णतः से कुमाऊं में स्थित है, और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? मिलन ग्लेशियर। तो गौरी और रालमा नदी मिलके बनती है गौरी गंगा, और फिर गौरी गंगा जौलजीबी के पास गिर जाती है किसमें? काली नदी में। तो संगम स्थान है जौलजीबी, जहाँ पर को गौरी गंगा और गौरी गंगा और काली नदी का क्या होता है? संगम। और जौलजीबी पे 14 नवंबर 1914 से प्रतिवर्ष व्यापारिक मेले की शुरुआत की गई थी। तो 14 नवंबर 1914 से यहाँ हर साल लगता है एक व्यापारिक मेला, और ये भोटांतिक जनजाति या भोटिया जनजाति के द्वारा लगाया जाने वाला मेला है। और यह यहाँ पर कोई ये किस तरीके का मेला है? व्यापारी मेला। इसको जौलजीबी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे को बढ़ते हैं तो बात आती है पंचेश्वर की। अब पंचेश्वर में क्या होता है? तो डेबरा श्रेणी से निकल के आ रही है गोमती। तो गोमती नदी आती है कहाँ से? उद्गम स्थल है इसका डेबरा श्रेणी। और दूसरी आ रही है सरयू, जो आ रही है सरमूल झुंडी से। तो जो सरमूल झुंडी से निकलती है सरयू, और डेबरा श्रेणी से निकलती है गोमती। दोनों का संगम स्थल है बागेश्वर, जिसका प्राचीन नाम है व्याघ्रेश्वर। इसको जो बागेश्वर है इसको बोला जाता है उत्तर का वाराणसी, और बागेश्वर में ही स्थित है बागनाथ मंदिर। अब बागेश्वर के बारे में कुछ पॉइंट आप इसमें देखिए, तो क्या क्या स्थित है। जो बागेश्वर है इसको बोला जाता है, इसका प्राचीन नाम है व्याघ्रेश्वर। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई स्थित है बागनाथ मंदिर, शिव जी का मंदिर है बागनाथ मंदिर। उसके साथ साथ जो बागेश्वर है उसे बोला जाता है उत्तर का वाराणसी। तो दोस्तों मैंने उपनाम वाला एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नगर, स्थान और उनके उपनामों को बताया उस वीडियो में,
तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बागनाथ मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है। इसकी स्थापना की थी किसने? लक्ष्मी चंद जी ने इसकी स्थापना की थी। जो राजा लक्ष्मी चंद थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बागेश्वर के बारे में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बागेश्वर है संगम स्थल किसका? सरयू और गोमती का संगम स्थल है बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, अब बागेश्वर से ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, इनका संगम स्थल है। उसके बाद जो सरयू पे, ठीक है दोस्तों, अब यहां से ये सरयू बन जाती है। और याद रखिएगा सरयू काली गंगा की सबसे बड़ी, काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सरयू को कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी। अब यहां से सरयू बन जाती है बागेश्वर से। उसके बाद आता है पनार क्षेत्र। तो पनार के पास काकड़ी घाट में, पनार के पास काकड़ी घाट में पनार नदी इस पे आके मिल जाती है। तो काकड़ी घाट में सरयू में पनार नदी मिलती है। और पनार नदी का उद्गम स्थल है नामिक ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? नामिक ग्लेशियर। तो नामिक ग्लेशियर से आती है पनार नदी, जो कि काकड़ी घाट में सरयू पे मिल जाती है। और उसके बाद ये जब ये आगे को बढ़ती है तो पॉन्टिंग ग्लेशियर से आने वाली पूर्वी रामगंगा, तो कौन सी? पॉन्टिंग ग्लेशियर से आती है पूर्वी रामगंगा, जो कि किस में मिल जाती है? सरयू में। किस स्थान में? राम तीर्थ, जिसको रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों ही स्थान पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। तो पूर्वी गंगा जो कि पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है, राम तीर्थ नामक स्थान पे, जिसको रामेश्वर भी कहा जाता है, इस स्थान में यहां पर को पूर्वी गंगा और सरयू का संगम होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर जो सरयू है ये पंचेश्वर नामक स्थान में, कौन से स्थान में? पंचेश्वर नामक स्थान में कहां पर को मिल जाती है? काली नदी में मिल जाती है। तो सरयू और काली नदी का संगम स्थल कौन सा है? पंचेश्वर। एक और इंपॉर्टेंट प्लेस, तो आप अब देखिए पंचेश्वर के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। तो पंचेश्वर में एक 1980s के टाइम से एक बांध बनाने की परियोजना चल रही है, जो कि भारत और नेपाल दोनों मिलके बना रहे हैं, जो कि भारत और नेपाल की विद्युत आपूर्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर को पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के ठीक मध्य में स्थित है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ से चंपावत जिले की सीमा स्थान। तो पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में स्थित होगा पंचेश्वर बांध। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो ऊंचाई होगी, जो इसकी हाइट होगी, वो होगी 315 मीटर। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद की जा रही है कि 2028 से ये बांध अपना कार्य स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी होगी 6000 मेगावाट। तो 6000 मेगावाट के साथ बनेगा पंचेश्वर बांध। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो इसके साथ दो अन्य परियोजनाएं और चलेंगी। तो एक है इसमें रूपालीगाड़ परियोजना। ठीक है दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी होगी 240 मेगावाट। और दूसरी परियोजना चलेगी पूर्णागिरि परियोजना। पूर्णागिरि टनकपुर में स्थित है, चंपावत जिले में। तो 500 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। तो ये टोटल जो क्षमता होगी वो होगी 6740 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन किया जाएगा इन परियोजना से। तो यहाँ पर को पंचेश्वर परियोजना चलने वाली है, पंचेश्वर बांध परियोजना, और उसके साथ साथ रूपालीगाड़ और पूर्णागिरि। तो ये तीन परियोजनाओं का जो भारत सरकार है उसने उसकी मंजूरी दी है, और भारत और नेपाल के बीच में इस संबंध में वार्तालाप भी हुई है, और दोनों ही बांध बनाने के लिए सहमत हुए हैं। तो याद रखिएगा जो टोटल है वो है 6740 मेगावाट क्षमता का, जो यहाँ पर को विद्युत उत्पादन होगा। और पंचेश्वर बांध जो होगा उधर विद्युत उत्पादन होगा 6000 मेगावाट का। उसके साथ साथ रूपालीगाड़ परियोजना 240 मेगावाट और पूर्णागिरि परियोजना होगी 500 मेगावाट की। और पंचेश्वर बांध इसकी ऊंचाई होगी 315 मीटर, और 2028 से इसके कार्य करने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, और जो पंचेश्वर है
ये किस क्षेत्र में आता है? चंपावत को बोला जाता है काली कुमाऊं। कौन सा क्षेत्र है? काली कुमाऊं का क्षेत्र है ये। तो काली कुमाऊं चंपावत का ही नाम है, काली कुमाऊं। ठीक है दोस्तों। और काली कुमाऊं से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है काली कुमाऊं से? आपने नाम सुना होगा हर्षदेव ओली। तो हर्षदेव ओली जी का नाम आता है काली कुमाऊं से। हर्षदेव ओली जिन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। तो हर्षदेव ओली प्रसिद्ध है किसके लिए? इनका नाम है, इनका उपनाम है काली कुमाऊं का शेर। ठीक है दोस्तों। तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली। तो पंचेश्वर से आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और सरयू नदी से कुछ पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा कि अब सरयू और गोमती का जो तट है, ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा था बागेश्वर, सरयू और गोमती नदी कहाँ पर मिलती है? बागेश्वर में। तो सरयू और गोमती के तट पे, तो जो सरयू और गोमती के तट पे 14 जनवरी 1921 में जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त बीडी पांडे, तो बद्रीदत्त पांडे थे, इन्होंने किसका अंत किया था? कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। तो कुली बेगार प्रथा का अंत किया था सरयू गोमती के तट पे 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे ने। और याद रखिएगा कि जो बद्रीदत्त पांडे हैं इन्हें कूर्मांचल केसरी की उपाधि भी दी गई है। तो इन्हें बोला जाता है कूर्मांचल केसरी। ठीक है दोस्तों। और बद्रीदत्त पांडे ने ही लिखी है कुमाऊं का इतिहास पुस्तक। तो कुमाऊं का ये इतिहासकार भी हैं। तो कुमाऊं का इतिहास भी लिखा गया है किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। और इन्होंने अंत किया था कुली बेगार प्रथा का सरयू गोमती के तट पे 14 जनवरी 1921 को। और जो सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? पूर्वी रामगंगा। और सरयू नदी, सरयू गोमती के लिए एक और पॉइंट, तो 1929 में जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो सरयू गोमती का तट है, जो सरयू गोमती का तट है, इस पे, इसके तट पर स्थापना की गई थी किसकी? स्वराज भवन की इन्होंने नींव रखी। तो स्वराज भवन की नींव रखी गई महात्मा गांधी जी द्वारा सरयू गोमती के तट पे 1919 में। ठीक है दोस्तों। और एक पुस्तक है ई शर्मन ओकले ने लिखी है। ई शर्मन ओकले ने बुक लिखी है होली हिमालय। होली हिमालय 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो ई शर्मन ओकले ने होली हिमालय के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी हुई है। तो आप इनसे रिलेटेड ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या क्या बताया? पंचेश्वर के बारे में आपको बताया कि पंचेश्वर पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में बनने वाला बांध है, जिसकी ऊंचाई 315 मीटर होगी और 2028 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो हाल ही में विवाद चल रहा है भारत और नेपाल का, उससे इस परियोजना पे भी संकट आया है। और जो पंचेश्वर बांध बनेगा ये 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। इसके साथ साथ रूपाली गाड़ और पूर्णागिरी परियोजनाएं भी चलेंगी। और जो चंपावत है उसको काली कुमाऊं बोला जाता है। और काली कुमाऊं से प्रसिद्ध है हर्षदेव ओली, जिन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। और सरयू गोमती का तट, सरयू गोमती के तट, तो इधर पर को 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है, इन्होंने कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। और बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है कुमाऊं केसरी। ठीक है दोस्तों, कूर्मांचल केसरी कहा जाता है इन्हें। और सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा। उसके अतिरिक्त 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा सरयू गोमती के तट पे स्वराज भवन की नींव रखी गई। और ई शर्मन ओकले ने लिखी है 1905 में होली हिमालय नाम की बुक। तो आप ये सब पॉइंट भी इसमें याद रखिएगा। और बागेश्वर का प्राचीन नाम व्याघ्रेश्वर, इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। और यहाँ पर को स्थित है बागनाथ मंदिर, जिसको चंद वंश के शासक लक्ष्मी चंद जी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों।
तो हम पहुंच गए पंचेश्वर तक। अब आगे जब हम आगे को बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, तो चंपावत के चूका नामक स्थान में, जो जिसे बोला जाता, चंपावत के चूका नामक स्थान में लघिमा या फिर इसे बोला जाता है लघिया। तो लघिमा और लघिया नदी काली नदी में आके मिल जाती हैं चंपावत के चूका नामक स्थान में। और टनकपुर में घाघरा नदी काली नदी में आके मिलती है। और याद रखिएगा, टनकपुर से आगे काली नदी का नाम बदल जाता है और टनकपुर से आगे जो भारत का क्षेत्र है वहाँ काली नदी को बोला जाता है शारदा। तो काली नदी को बोला जाता है शारदा, टनकपुर से आगे को। ठीक है दोस्तों, और टनकपुर पे ही संगम होता है काली नदी और किसका, घाघरा का। ठीक है दोस्तों, तो टनकपुर में संगम होता है किसका, काली नदी और घाघरा का। और चंपावत के चूका नामक स्थान पे काली नदी पे इसकी सहायक नदी लघिमा आके मिलती है। अब जब हम टनकपुर से आगे जाते हैं तो एक स्थान है बनबसा। बनबसा यहाँ पर को बनाया गया है शारदा बैराज। तो बनबसा पे क्या बनाया गया है, तो बनबसा पे बनाया गया है शारदा बैराज। अब शारदा बैराज से दो सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई हैं। एक नहर है शारदा नहर और दूसरी है महाकाली सिंचाई नहर। तो शारदा बैराज स्थित है बनबसा में और इससे दो सिंचाई की नहरें निकाली गई है। ये है, एक है शारदा नहर और दूसरी है महाकाली सिंचाई नहर। और जो उत्तराखंड में जो काली नदी का अंतिम पॉइंट है, जहाँ पर को इसके बाद फिर काली नदी यूपी में प्रवेश करती है, फिर पुनः नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो काली नदी जो बैरम घाट से उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है और फिर यूपी के बहराइच। तो आप याद रखिएगा कि यूपी में काली नदी कहाँ बहती है, यूपी में एंट्री करती है काली नदी बहराइच से। तो बहराइच से यूपी में काली नदी एंट्री करती है और बैरम घाट से जो अंतिम पॉइंट है उत्तराखंड में वो है बैरम घाट। और उसके बाद दोबारे से काली नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है, नेपाल में। तो दोस्तों ये है हमारा संपूर्ण काली नदी तंत्र। एक बार हम दोबारा से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि काली नदी तंत्र क्या क्या है, इससे क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। तो जो लिपुलेख दर्रा है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग होता है, जैक्सर श्रेणी में स्थित है। कालापानी ताल से निकलती है कालीगाड़ या काली नदी, जिसका नेपाल में नाम है महानदी। और स्कंद पुराण के मानस खंड में से श्यामा और व्यासी नाम से पुकारा गया है क्योंकि ये व्यास आश्रम के निकट स्थित थी। और गोंजी नामक स्थान में कुठियांगटी नदी मिलती है काली नदी में। तो पहली सहायक नदी हो गई कुठियांगटी जो कि काली नदी में मिलती है। उसी से थोड़ा आगे आते हैं तो वहाँ पर को मिलता है हमें चिरकिला डैम। तो कौन सा डैम मिलता है हमें, चिरकिला डैम, जिसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। और फिर हम थोड़ा आगे आते हैं तो खेला पे जो कि धारचूला में स्थित है। तो श्यालपंथ के पास खेला में जो पूर्वी धौली गंगा है वो काली नदी पे मिलती है और पूर्वी धौली गंगा बनती है लिस्सर और दारमा नदी के मिलने से। ठीक है दोस्तों, और फिर आगे को आते हैं तो जौलजीबी में गौरी गंगा आके मिल जाती है काली नदी में। और गौरी गंगा बनती है रालम ग्लेशियर से निकलने वाली रालम नदी और मिलन ग्लेशियर से निकलने वाली गौरी नदी। और रालम नदी का दूसरा नाम है सुनकल्पा। ठीक है दोस्तों, तो गौरी गंगा और काली नदी का संगम स्थल है जौलजीबी। उसके अतिरिक्त पंचेश्वर जो कि सरयू और काली गंगा का संगम स्थल है। और सरयू निकलती है सरमूल झुंडी नामक स्थान से और गोमती नदी निकलती है डेबरा श्रेणी से। और इन दोनों का संगम स्थल है बागेश्वर। और जो इस पे पहली सहायक नदी मिलती है सरयू पे वो है पनार। तो काकड़ी घाट के पास पनार नदी जो कि नामिक ग्लेशियर से आ रही है वो सरयू नदी पे मिलती है। उसके अतिरिक्त फिर आगे को चलते हैं तो राम तीर्थ जिसे रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर को पूर्वी रामगंगा सरयू पे आके मिलती है। और सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी भी पूर्वी रामगंगा ही है। और फिर जब काली नदी आगे को बढ़ती है तो चूका पे लघिमा या लघिया ये नदी आके मिलती है
काली नदी पे, और टनकपुर पे घाघरा नदी आके मिलती है काली नदी पे, और यहाँ से काली नदी का नाम हो जाता है शारदा। और बनबसा पे स्थित है शारदा बैराज, और शारदा बैराज से 2 नहरें बनाई गई हैं, शारदा नहर और महाकाली सिंचाई नहर। और उत्तराखंड का अंतिम जो बिंदु है जहाँ पर कोकाली नदी फिर यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बहराइच में प्रवेश करती है, तो बैरम घाट से फिर काली नदी यूपी के बहराइच में प्रवेश करती है और पुनः नेपाल में प्रविष्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा संपूर्ण काली नदी तंत्र। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड के वन लाइनर की सीरीज़ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तराखंड बुलेटिन वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है हमारी, जिसमें हमने जून के 1st, 2nd, 3rd तीनों ही वीक के करंट अफेयर कवर कर रखे हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त मैथ्स, रीजनिंग आदि वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार पुनः देखिए, आपको संपूर्ण काली नदी तंत्र समझ में आ जाएगा। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।